फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जीवन कौशल प्रबंध एवं अभिवृत्ति। अभिवृत्ति को इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं। देखिए अभी एटीट्यूड क्या होता है। अभिवृत्ति व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष है। अभिवृत्ति मनोसामाजिक अवधारणा है जो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार की प्रवृत्ति को बताता है। किसी वस्तु, परिस्थिति, स्थिति, व्यक्ति, संस्था, क्रियाकलाप, योजना आदि के संबंध में व्यक्ति विशेष के विचार व पूर्ण धारणाएं उस व्यक्ति की अभिवृत्ति कहलाती है। ये अभिवृत्ति की परिभाषा है। अब कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं वो मैं बता रही हूँ। अगर आप पेन और कॉपी लिए होगी तो उसको नोट कर लीजिएगा। पहला हमारा है वुडवर्थ के अनुसार। देखिए अभिवृत्ति क्या होती है। अभिवृत्तियां मत, रुचि या उद्देश्य की थोड़ी बहुत अस्थायी प्रवृत्तियां हैं जिनमें किसी प्रकार के पूर्व ज्ञान की प्रत्याशा और उचित प्रक्रिया की तत्परता निहित है। अब देखिए जेम्स डेवर ने क्या कहा था। जेम्स डेवर ने अभिवृत्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि अभिवृत्ति मत, रुचि अथवा उद्देश्य की एक लगभग अस्थायी तत्परता या प्रवृत्ति है जिसमें एक विशेष प्रकार के अनुभव की आशा और एक उचित प्रतिक्रिया की तैयारी निहित होती है। आइजलैक के अनुसार सामान्यतः अभिवृत्ति की परिभाषा किसी वस्तु या समूह के संबंध में प्रत्याशात्मक बाह्य उत्तेजनाओं में व्यक्ति की स्थिति और प्रत्युत्तर तत्परता के रूप में भूमिका में भी की जाती है। अब हम फ्रीमैन के शब्दों के अनुसार बताते हैं। अभिवृत्ति किन्हीं परिस्थितियों, व्यक्तियों या वस्तुओं के प्रति संगत ढंग से प्रतिक्रिया करने की स्वाभाविक तत्परता है जिसे सीख लिया गया है तथा जो व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रतिक्रिया करने का विशिष्ट ढंग बन गया है। अभी देखिए अभिवृत्ति के प्रकार के बारे में बात करते हैं। संभाव्य यानी कि भावात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष और व्यवहारात्मक या पक्ष या क्रियात्मक पक्ष। देखिए भावात्मक पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष अनिवार्य पक्ष हैं और ये व्यवहारात्मक, क्रियात्मक ये क्या है, वैकल्पिक पक्ष है। अब देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो कौन सा है, भावात्मक पक्ष है। और अनिवार्य पक्ष कौन सा है, संज्ञानात्मक व भावात्मक पक्ष क्या है, अनिवार्य पक्ष है। वैकल्पिक पक्ष देखिए क्या है, व्यवहारात्मक व क्रियात्मक पक्ष है। मनोवैज्ञानिक प्लस सामाजिक को मिलाकर क्या होता है कि मनोसामाजिक अवधारणाएं होती हैं। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, किसी वस्तु, परिस्थिति, स्थिति, व्यक्ति, संस्था, क्रियाकलाप, योजना आदि के संबंध में व्यक्ति विशेष विचार व पूर्ण धारणाएं उस व्यक्ति की अभिवृत्ति कहलाती, जैसे कि मैंने परिभाषाएं बताई हैं। अब देखिए 1980 या 90 के दशक में अभिवृत्ति के संबंध में एक नई अवधारणा प्रस्तुत की गई जिसे ABC कॉन्सेप्ट कहा गया, जिसे हिंदी में संभाव्य दृष्टिकोण कहा जाता है, जो इस प्रकार है। ठीक है, ये मैं भूल गई थी आपको बताने को। अभिवृत्ति की विशेषताएं। पहला हमारा है व्यक्ति की अभिवृत्तियां क्या है, व्यक्तिगत होती हैं। विशेषताओं में बताया गया है कि व्यक्ति की जो अभिवृत्तियां हैं वो क्या है कि व्यक्तिगत होती है। और दूसरे नंबर पे देखिए क्या है, वह अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व को सार्थक रूप से प्रभावित करती है। अभिवृत्ति दो प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। अब पहला सामान्य देखिए क्या होता है, समूह, सार्वजनिक और समाजशास्त्र। विशिष्ट में क्या आता है, व्यक्ति विशेष और नीति शास्त्र आते हैं। चौथी विशेषता है अभिवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को सार्थक रूप से प्रभावित करती हैं। पांचवी विशेषता देखिए क्या है, अभिवृत्तियां व्यक्ति के व्यक्तित्व
के विभिन्न पक्षों से संबंध रखती है। अभिवृत्ति व्यक्ति के मनोभाव और विश्वास को प्रदर्शित करती है। अभिवृत्तियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रत्यक्षात्मक, प्रेरणात्मक, संवेगात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष निहित होते हैं। 8वीं विशेषता देखिए क्या है। अभिवृत्ति का विकास अनुभव के द्वारा होता है, अर्थात अभिवृत्तियां वातावरण जन्य होती हैं। 9वीं विशेषता हमारी है, अभिवृत्ति के विकास में प्रत्यक्षीकरण एवं संवेगात्मक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखिए थर्स्टन के अनुसार, यहाँ पे मैंने नोट्स में भी लिखा है, अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। फ्रीमैन के अनुसार अभिवृत्ति किन्हीं वस्तुओं, परिस्थितियों या व्यक्तियों के प्रति संलग्न ढंग से प्रतिक्रिया करने की स्वाभाविक तत्परता होती है। थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया था आप उसको भी लिख सकते हो। ये थोड़ी सी आसान अपने शब्दों में जिसे कहा जाता है उस तरह से मैंने राइट किया, तो आप इससे भी लिख सकते हो। जो आपको ठीक लगे आप उसे देख सकते हो। अभिवृत्ति या अभिक्षमता या अभिरुचि, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में अंतर, डिफरेंस देखिए क्या है। अभिवृत्ति को इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं और अभिक्षमता को एप्टीट्यूड कहते हैं। पहला है एटीट्यूड में हम देखते हैं अभिवृत्ति अर्जित होती है और अभिक्षमता जन्मजात भी होती है तथा अर्जित भी होती है। ये जन्मजात और अर्जित दोनों तरह से, और ये अभिवृत्ति जो है वो ये केवल अर्जित की जाती है और अभिक्षमता अर्जित भी की जाती है और जन्मजात भी होती है। अब देखिए दूसरी पॉइंट हमारा है, अभिवृत्ति विशिष्ट प्रकार का दृष्टिकोण है। अभिक्षमता में देखते हैं, लेकिन अभिक्षमता मानसिक योग्यता है। थर्ड हमारा है, अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन अभिक्षमता व्यक्ति की विशिष्ट क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत करती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट आप इसको नोट करते जाइएगा। अभिवृत्ति और विश्वास, देखिए समानता जिसे बोलते, पहला हमारा है, अभिवृत्ति और विश्वास दोनों व्यवहार को सार्थक रूप से प्रभावित करती है। यानी कि जो अभिवृत्ति और विश्वास है ये मानव के व्यवहार को पूरे तरीके से क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, अभिवृत्ति और विश्वास में पर्याप्त स्थायित्व पाया जाता है। यानी कि दोनों में पर्याप्त मात्रा से स्थायित्व पाया जाता है, इसे आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी कि आप इसे चाहें कि परिवर्तित कर दें तो ये थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, अर्थात समय समय पर इसमें परिवर्तन संभव है। अभिवृत्ति और विश्वास में अंतर देखिए, पहला है, हर अभिवृत्ति में एक विश्वास निहित रहता है। यानी कि जितनी भी अभिवृत्तियां हैं उनमें क्या है, विश्वास जरूरी है, परंतु विश्वास में अभिवृत्ति भी हो भी सकती है और नहीं भी। यानी कि हो भी सकती है और नहीं, दोनों पे इसमें संकेत किया गया है। अब देखिए प्रेरणा क्या होती है, अभिवृत्ति प्रेरणा उत्पन्न करती है, लेकिन विश्वास प्रेरणा उत्पन्न कर भी सकता है। जरूरी नहीं है कि विश्वास भी प्रेरणा उत्पन्न करे, कर भी सकता है, अन्यथा नहीं भी कर सकता है। भाव देखिए क्या है, अभिवृत्ति के लिए भाव महत्वपूर्ण है, विश्वास के लिए संज्ञान महत्वपूर्ण है। यानी कि अभिवृत्ति के लिए क्या महत्वपूर्ण है, भाव महत्वपूर्ण है, और विश्वास के लिए संज्ञान महत्वपूर्ण है। आप इसको पॉइंट वाइज नोट करते जाइएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्रियात्मक के बारे में। अभिवृत्ति का क्रियात्मक पक्ष जो है वो वस्तुनिष्ठ होता है, विश्वास में भावात्मक पक्ष वस्तुनिष्ठ होता है। यानी कि अभिवृत्ति में जो है क्रियात्मक पक्ष वस्तुनिष्ठ होता है और विश्वास में भावात्मक पक्ष। अब देखिए इस प्रकार से देखते हैं, अभिवृत्ति है और इधर विश्वास है। ठीक है, तीन पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक,
और इस साइड क्या है, एक पशु संज्ञानात्मक होता है। दूसरा है पर्याप्त अस्थाई होता है, इसमें देखते हैं अनिश्चित अस्थाई परिवर्तनशील होता है। थर्ड हमारा है राय जब धारणा में बदलती है तो अभिवृत्ति बन जाती है। थर्ड देखते हैं कभी भी किसी के द्वारा कोई व्यक्ति दे सकता है। चौथा हमारा है अभिवृत्तियां एक होती हैं। अब देखिए राय अनेक होती हैं, उन्हीं अनेक राय में से एक राय अभिवृत्ति बन जाती है। पांचवा है अभिवृत्ति का व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। अब पांचवा देखिए राय का व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। छठवां हमारा है जन्म से अभिवृत्ति के बनने का निर्माण होता है। अभिवृत्ति के बनने को समाजीकरण कहते हैं। छठवां है राय सचेतन रूप या वयस्क में या किशोरावस्था में। अब देखिए अभिप्रेरकों का चक्र आप इस प्रकार से बना लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा। देखिए अभिप्रेरकों का चक्र कैसे है। आप पहला है आवश्यकता, अंतर्नोद, फिर क्या है क्रिया का प्रारंभ होना, फिर यहाँ पे देखिए अभिप्रेरणा का तनाव होता है, फिर सतत प्रयास क्रिया व्यवहार, फिर सकारात्मक दिशा में अग्रसर करता है, फिर उद्देश्य की प्राप्ति होती है, फिर प्रोत्साहन होता है, फिर आवश्यकता। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। अब देखते हैं दोस्तों अभिप्रेरक के कार्य क्या है। अभिप्रेरणा के द्वारा किया गया व्यवहार क्या है, चयनित या चयनात्मक होता है। इसमें लक्ष्य निर्देशित होता है, व्यवहार में निरंतरता पाई जाती है। अभिप्रेरणा एक परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार की संचालन एवं निर्धारण से संबंध रखती है। देखिए अभिप्रेरणा जो है इसमें क्या बताया गया है कार्य में कि परिकल्पनात्मक प्रक्रिया है जो व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो उसको संचालन और निर्धारण में संबंध रखती है। पांचवी पॉइंट है अभिप्रेरणा व्यक्ति को विशिष्ट प्रकार के कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। यानी कि अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए यानी कि किसी भी विशिष्ट कार्य करने के लिए ये उत्तेजित करती रहती है। अभिप्रेरणा को प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा देखा जाना संभव नहीं है। सातवां है यह एक अदृश्य प्रकार की शक्ति होती है जिसमें प्रभावों का निरीक्षण कर पाना संभव होता है। कि देखिए किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है आप इसका निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं होता है, संभव होता है। देखिए जिसमें यह एक अदृश्य प्रकार की शक्ति होती है। अदृश्य का मतलब ही हुआ कि दिखना, जो दिखती नहीं है प्रकार की शक्ति जिसमें प्रभावों का निरीक्षण कर पाना संभव है। अतः अभिप्रेरणा एक मनोशारीरिक प्रत्यय अवधारणा है। अब देखिए अभिप्रेरणा की विशेषताएं। पहला है अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य निर्देशित करता है। दूसरी पॉइंट है अभिप्रेरणा व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन लाती है। थर्ड विशेषता क्या है अभिप्रेरणा की अवस्था में व्यक्ति अधिक उत्तेजित, अधिक क्रियाशील एवं अधिक ऊर्जावान होता है। जब व्यक्ति अभिप्रेरणा की अवस्था में होता है तो बताया जा रहा है कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा उत्तेजित और ज़्यादा क्रियाशील और ज़्यादा ऊर्जावान यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है उस प्रकार की अवस्था में। चौथा है अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति चयनात्मक होती है। पांचवें पॉइंट है अभिप्रेरित व्यवहार में निरंतरता पाई जाती है, शुरू शून्य लक्ष्य। 6 पॉइंट है हमारी अभिप्रेरणा में भावात्मक उत्तेजना पाई जाती है। अब देखिए अभिप्रेरणा के मुख्य 3 घटक या कारक आवश्यकता, अंतर्नोद चालक, प्रोत्साहन, प्रलोभन आदि। पहला हम आवश्यकता के बारे में जानते हैं। आवश्यकता की प्रकृति शारीरिक होती है। अंतर्नोद चालक देखिए सेकंड हमारा है अंतर्नोद की प्रकृति व्यवहार व क्रियात्मक होती है। प्रोत्साहन
प्रलोभन, उद्दीपन, प्रोत्साहन की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। अब देखिए अभिप्रेरणा, आवश्यकता, अंतर्नोद, चालक, प्रोत्साहन। आवश्यकता जो है इस प्रकार से मैं ग्राफ बना के आपको बता दे रही हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। आवश्यकता क्या है, ये शारीरिक होती है। अंतर्नोद चालक जो है वो व्यवहार या क्रियात्मक होता है। प्रोत्साहन क्या है, वो मनोवैज्ञानिक होता है। अब देखिए मूलभूत आवश्यकता या जैविक आवश्यकता, मनोसामाजिक आवश्यकता देखिए क्या होती है। मूलभूत आवश्यकता में आता है कि भूख, कम प्रवृत्ति, हवा इत्यादि। भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम और प्रेम। मनोसामाजिक आवश्यकता देखिए क्या है, प्रतिष्ठा, संग्रहशीलता, सुरक्षा, स्नेह, सानिध्य, स्वीकृति और सम्मान। ये सारे क्या हैं, ये मनोसामाजिक आवश्यकताएं हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। देखिए इससे आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। देखिए अभिप्रेरणा के सिद्धांत में 15 मैंने लिखे हैं और इनके प्रतिपादकों के भी नाम लिखे हैं, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। पहला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं विलियम मैकडूगल। दूसरा है शरीर क्रिया सिद्धांत, उसके प्रतिपादक हैं मॉर्गन। अंतर्नोद का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं हल। चौथा है अंतर्नोद को मान्यता दिया, इसके प्रतिपादक हैं स्पेंसर। पांचवा है अंतर्नोद सिद्धांत का प्रतिपादन किस सिद्धांत के आधार पर किया गया। देखिए पांचवें के प्रतिपादक हैं मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। छठवां है स्वयथार्थीकरण सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं मैस्लो। सातवां है निष्पत्ति प्रेरणा सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं मैक्लेलैंड। आठवां है आंतरिक प्रेरणा सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं हार्लो। नौवां है हमारा प्रनोद न्यूनता सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हल है। 10वां हमारा है प्रत्याशा सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं विक्टर ब्रूम। 11 नंबर पे देखिए क्या है अभिप्रेरणा का ओबी मॉडल, व्यवस्थित व्यवहार का परिमार्जित मॉडल, जिसके प्रतिपादक हैं स्किनर जी। 12 है एक्स वाई का सिद्धांत, जिसको दिया था, जिसके प्रतिपादक हैं डगलस मी ग्रेगर। 13 नंबर पे देखिए अपरिपक्वता एवं परिपक्वता का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं क्रिस आर्जाइनिस। 14 नंबर पे देखिए समानता का सिद्धांत इक्विटी, जिसको एडम ने दिया था। ERG का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं क्लेटन। यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है।